सलीम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ रहता था। उससे आखिरी बार बात लगभग 4 महीने पहले हुई थी, जब हम दोनों ढाका से 200 मील दूर एक कस्बे में गए थे। वहाँ से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों अंतिम पैसेंजर ट्रेन की प्रथम श्रेणी में बैठे थे। हम बाहर देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शाम हो जाने की वजह से उजाला काफ़ी कम था और हमने लाइटें भी नहीं जलाई थी। बहुत देर तक सलीम चुप बैठा था, शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। मैं भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी सलीम ने एक अजीब सा प्रश्न किया, रोहन, तुम आत्मा में विश्वास करते हो? अचानक ये प्रश्न पूछने से मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने कहा, मैं ठीक से बता नहीं सकता क्योंकि मुझे कभी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ और वह अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। ढाका पहुँचते पहुँचते तकरीबन हमें 11 बज गए। स्टेशन पर पहुँचते ही हम अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद मैं अपने काम में मगन हो गया। लगभग 3 महीने के बाद सलीम के अब्बा का फ़ोन आया। वो फ़ोन पे अजीब अजीब बातें कर रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाया और मुझे बोला कि तुरंत तुम मेरे घर आ जाओ, और मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा। वहाँ पहुँचते मैंने देखा कि सलीम के घर के आसपास बहुत भीड़ थी और पुलिस भी वहाँ पर खड़ी थी और अंदर सलीम की लाश पड़ी थी। पुलिस को वहाँ मेरे नाम का एक खत मिला जो बंद था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि मेरे अलावा ये पत्र कोई नहीं खोले। इसलिए सलीम के अब्बा ने मुझे कॉल किया था। मेरे सामने मेरे मित्र का मृत शरीर था, जिसे देखकर मेरा सिर घूमने लगा और मैं बेहोश हो गया। और जब होश आया तो मैं सोफे पर था। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले ने मुझसे सवाल करने चालू कर दिए। तुम सलीम को कब से जानते हो? कैसे जानते हो? तुम आखिरी बार उससे कब मिले? और उसने कभी तुम्हें अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया था? उनके सवाल के जवाब देते देते मुझे याद आया कि जब उसने मुझसे पूछा था कि आत्मा को कभी तुमने देखा है, उसका भी मैंने पुलिस को बताया और उसके बाद उसका लिखा हुआ पत्र मुझे खोलने के लिए कहा। पत्र खोलते ही उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि फिर मैं उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, रोवन, उस दिन मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा था। मैं लगभग 7 महीने पहले वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों अपने काम के लिए वहां रुक गया। वहां मेरे साथ एक आदमी रहीम भी काम करता था। वह अपने पिता हकीम खान के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस में कुछ रकम चोरी हो गई और वो इल्जाम रहीम के ऊपर लगा। जिस समय चोरी हुई थी उस समय मैं दूसरी जगह काम कर रहा था और रहीम ने मुझे फ़ोन करके बताया और मुझे कहा कि मैं मालिक को बोलकर उसका इल्ज़ाम मुक्त करा सकता हूं क्योंकि वो चोरी मैंने नहीं की है। लेकिन मालिक का नेचर बहुत कठोर था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और अगले दिन ही वह बरगद के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। अगले दिन इसके पिताजी ने भी पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली और जब मैं उनके घर मिलने गया तो उसी पेड़ के नीचे रहीम और उसके अब्बा दिखे। रहीम के अब्बा बोल रहे थे, तो मेरे बेटे को इल्ज़ाम से मुक्त करा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह हर रात को मेरे पास आते और मुझे सोने नहीं देते थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी समाप्त कर रहा हूँ। सलीम में पत्र में ये भी लिखा था कि जिस प्रकार उन्होंने मेरी जान ली है, उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के मालिक की भी जान लेंगे। उसके बाद हम वीरपुर गांव जा पहुँचे। वहाँ हमने रहीम के बारे में पता किया। जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ था वो झूठा था। किसी और ने चोरी की थी और इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा था। फिर हम कंपनी के मालिक से मिले और उसको सारी बात बता दी। रहीम के घर में उसकी पत्नी रजिया और उसकी बेटी भी थी, जिनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। जब हमने मालिक से बात की, उनको सारी बात बताई, तो उसने हरिराम जी ने बोला, रहीम के घर का सारा खर्चा उठाऊंगा और उसकी बेटी को भी अच्छी शिक्षा दूंगा। मैं अपने साथ एक सबसे बड़े होजा को भी लेके गया था। उस होजा ने पूरी छानबीन की और उसके बाद उस पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करने के बाद आत्माओं से बात की और आत्माओं को समझाया कि तुम यहाँ से चली जाओ। और हरिराम जी ने भी बोला है कि मैं इनके घर का पूरा खर्चा उठाऊंगा, इनको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने रहीम की पत्नी को अपना फ़ोन नंबर दे दिया और उससे बोला कि कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। रात को जब हम वीरपुर से वापस ट्रेन में बैठे तो लगा कि कोई हाथ हिला रहा है। आखिर सलीम की उस गलती को ठीक करके और उसकी आत्मा को भी शांति मिले, इसकी प्रार्थना की।